आप सभी को मेरी प्यार भरी राम राम। मैं ऋषि, आप सभी का स्वागत है वॉरियर डायरी में। यहाँ हम आपको कराते हैं एमसीक्यू जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए जरूरी हैं, आवश्यक हैं और अति महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, आप हमारे साथ जुड़ के अपनी परीक्षा की तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं, बहुत बढ़िया स्तर पर ले जा सकते हैं, क्योंकि हम आपको वो क्वेश्चन कराते हैं जो शायद आप प्रैक्टिस नॉर्मली ना कर पाए। ठीक है, और जो है आज हमारा टॉपिक है वो अनुसूचित जाति एवं जनजातियों से संबंधित है, उनके उपबंधों से संबंधित है, उनके बारे में जो आयोग और वो गठित हुए हैं किसान अनुच्छेद में उनके बारे में उस सबसे जो वर्णित आज हम सवाल करेंगे। आपको हमारा सेशन सही लगता है तो हमको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए क्लास शुरू करते हैं एक बार फिर जयराम जी की। चलिए, सवाल नंबर पहला है हमारा भारतीय संविधान के जो है पहला सवाल क्या कहता है। पहला सवाल कहता है भारतीय संविधान के किस भाग में अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, सवाल पढ़ते समय ये ध्यान दीजिएगा सवाल पूछ क्या रहा है, क्या है कि कहाँ दिए गए हैं, भाग में। यहाँ अनुसूची नहीं पूछा, भाग पूछा, तो भाग कौन सा, भाग 3 क्या है, मूल अधिकार। ठीक है, कौन सा भाग 3 जिसमें मूल अधिकार दिए गए हैं उसी में जो है इनका वर्णन किया गया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन व्यक्ति अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य है, इसका निर्धारण करने का अधिकार किसको है। यानी कौन एससी या कौन एसटी में जाएगा, इसका जो निर्धारण कौन करेगा, तो इसका निर्धारण करता है आपका राष्ट्रपति। कौन करता है, राष्ट्रपति इसका निर्धारण करते हैं कौन किस कैटेगरी में जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं सवाल नंबर 4, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जाति तथा जनजाति के सदस्यों को लोकसभा में आरक्षण प्रदान किया गया है। यानी वो कौन सा आर्टिकल है जिसके तहत क्या है, एससी एसटी को रिजर्वेशन की बात कही गई है। क्या कहा गया, एससी एसटी के लिए रिजर्वेशन की बात कही गई है, वो कौन सा आर्टिकल ऐसा कहता है। चलिए तो कौन कह रहा है ऐसा, तो आर्टिकल 330। कौन कह रहा है, आर्टिकल 330 आपका कह रहा है कि भैया एससी एसटी को कहां पर, लोकसभा में जो है आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 5 नेक्स्ट है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्यों के लिए विधानसभाओं में सीटें आरक्षित का जो प्रावधान किया गया। यानी ये लोकसभा का था 330, अब आपसे पूछा गया विधानसभा में, विधानसभा में कौन सा होगा, तो विधानसभा में होगा आपका जो है 332। कौन होगा, विधानसभा में अनुच्छेद 332 होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। और जो आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो भैया लाइक कर दीजिए, हमको भी अच्छा लगता है आप हमको लाइक करते हैं। कमेंट करिए, जैसा हम पढ़ा रहे हैं उस हिसाब से आप हमें कमेंट कर सकते हैं, भैया अच्छा है, बेकार है, बहुत घटिया है, बहुत अच्छा है। ठीक है, जो आपको लगे आप उस हिसाब से हमें जो है रेटिंग कर सकते हैं। रेटिंग आपके हाथ में, पढ़ाना हमारे हाथ में। ठीक है, चलिए आगे आते हैं सवाल नंबर 6 की तरफ। सवाल नंबर 6 क्या कहता है, वर्तमान समय में लोकसभा की 543 सीटों में से कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। यानी कितनी सीटें जो है वो रिजर्व की गई हैं, तो आपकी 84 सीट रिजर्व की गई। आपको याद रखना है कितनी सीटें रिजर्व हैं, 84। चलिए सवाल नंबर 7, वर्तमान समय में लोकसभा की 543 सीटों में से कितनी सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। किसके लिए, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए। ठीक है, अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए। एससी के लिए कितनी है, 84, और एसटी के लिए कितनी है, आपसे पूछा गया एसटी के लिए, तो एसटी के लिए 47 है। कितनी है, 47 सीटें एसटी के लिए रिजर्व है। सवाल नंबर 8 पे आते हैं, राज्य विधानसभाओं में कुल 4132 स्थानों में से कितने स्थान अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। यानी टोटल जो राज्य विधानसभाएं हैं वो 4132 है, उनमें से कितनी सीटें जो है आपकी एससी एसटी के लिए रिजर्व की गई हैं, तो वो है आपकी 1109। कितनी है, 1109 सीटें जो है रिजर्व की गई हैं। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 9 पे आते हैं। सवाल नंबर 9 क्या कह रहा है आपसे, सवाल 9 पूछता है आपसे, लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था है, ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी है। किसके लिए, एससी एसटी के लिए जो रिजर्व है उसकी टोटल संख्या आपसे जो है पूछी गई है, तो आपको बताना है उसकी टोटल संख्या कितनी होगी। तो देखिए 84 और 47, ठीक है ना, 8 और 4 11, यानी एक आनी चाहिए पीछे, और एक कहां आ रही है, 131। ऑप्शन नंबर ए सही है, 131 सीटें। ठीक है, चलो आगे आते हैं हम सवाल नंबर 10 की तरफ चलते हैं। सवाल 10 क्या कह रहा है आपसे, सवाल 10 पूछता है आपसे, लोकसभा में सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र किससे संबंधित नहीं है। यानी लोकसभा का जो सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र है, जो आरक्षित क्षेत्र है, जो रिजर्व एरिया है, वो किससे संबंधित नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। तो वो आपका किससे, पिछड़े वर्ग से। किससे, पिछड़े वर्ग यानी ओबीसी से। ये ओबीसी से संबंधित नहीं है, अनुसूचित जाति से, जनजाति से, ओबीसी से नहीं है। किससे नहीं है, पिछड़े वर्ग ओबीसी से। ठीक है, चलिए
सवाल नंबर 11 पे आते हैं। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं होने पर संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति उस समुदाय के 2 व्यक्तियों की सदस्यता के लिए नामांकन कर सकता है? किसका? ये कर सकता था, गलत है, क्या है? कर सकता था, क्योंकि 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसको हटा दिया गया, तो साइड कर दिया गया। भैया जी अभी आप निकलो, चलो गए, लंबे जाओ, बहुत समय हो गया आपको जो भारत में आरक्षण लेते लेते, ठीक है। चलिए, तो आपको बताना है किसमें ये प्रावधान था। ये देखिए, आप ये कहोगे कि ये तो सवाल हट गया, नहीं भैया, ये सवाल पूछा जा सकता है किसमें था, ठीक है। तो किसमें था? आर्टिकल में आपका 331 में था। किसमें था? 331। अभी आपको याद करना, 330 में लोकसभा का रिजर्वेशन, 31 में आंग्ल भारतीयों का था, 32 में राज्य विधानसभा का है, ठीक है। चलिए, सवाल नंबर 12 पे आते हैं। राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं होने पर संबंधित राज्य का राज्यपाल संविधान के किस अनुच्छेद के तहत एक व्यक्ति की सदस्यता के लिए नामांकन कर सकता था? ठीक है, तो आपको बताना है किसके लिए कर सकता था। तो इसका सही है आपका आर्टिकल 333। क्रम से आपको याद हो जाने चाहिए। 330 लोकसभा, 331 अंग्रेज लोकसभा में, 332 राज्यसभा, 333 अंग्रेज राज्यसभा में, अंग्रेज नहीं, आंग्ल भारतीय, जो वो अंग्रेज जो भारत में रह गए थे, ठीक है। चलिए, आते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 13 आपसे क्या पूछता है? संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 338 में संशोधन करके अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के गठन से संबंधित प्रावधान किए गए थे? यानी जो SC/ST आयोग का गठन किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत किया गया था, आपसे ये पूछा गया था। वो था आपका 65वां, कौन सा? 65 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत ये कार्य किया गया था, ठीक है। चलिए, आगे आते हैं। सवाल नंबर 14। संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुसूचित जनजातियों के लिए एक पृथक राष्ट्रीय आयोग का गठन का प्रावधान किया गया? किसके लिए? संविधान के किस संशोधन द्वारा इनके लिए जो है अलग से निर्वाचन क्षेत्र होंगे, पृथक निर्वाचित क्षेत्र होंगे, वो किस संविधान संशोधन के द्वारा ऐसा किया गया, आपको ये बताना है, ठीक है। चलिए, तो वो है आपका 89वां संविधान संशोधन। कौन सा? 89वां जो है संविधान संशोधन, ठीक है। चलिए, सवाल नंबर 15 पे आते हैं। क्या पूछ रहा है ये आपसे? सवाल नंबर 15 आपसे पूछता है कि मूल संविधान में संसद यानी लोकसभा एवं विधानमंडल विधानसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण के लिए निर्धारित 10 वर्ष को बढ़ाकर अब कितने वर्षों के लिए विस्तारित किया गया? यानी क्या था? 10 सालों के लिए रिजर्वेशन था, लेकिन अब उसको बढ़ा के कितने सालों के लिए कर दिया गया है, ठीक है। तो वो है आपका कितने सालों के लिए? 70 वर्ष के लिए इसको एक साथ बढ़ा दिया गया, ठीक है। चलिए, आगे आते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। और आपको जो है क्या करना है, आप जो भूल जाते हो, क्या करना है आपको? आपको करना है भैया लाइक, ठीक है, कर दो। मुझे पता है तुम नहीं करोगे, लेकिन कर दो, ठीक है। प्लस क्या करना है आपको? शेयर। कहाँ? जहां आप चलाते हो, फेसबुक चलाते हो, व्हाट्सएप चलाते हो, ट्विटर चलाते हो, जो भी चलाते हो, वहां जो है आप इसको शेयर कर सकते हैं। प्लस आपको क्या करना है? सब्सक्राइब करवाना है हमारे चैनल को, ताकि हमको भी थोड़ा अच्छा लगे यार, सपोर्ट मिले आप लोगों की। हम इतना अच्छा कर रहे हैं आपके लिए, आपकी सपोर्ट की कमी, मुझे लगता है कि सपोर्ट की थोड़ी सी कमी है, तो थोड़ा सब्सक्राइब भी करवा दीजिए, ठीक है। चलिए, आगे आते हैं। सवाल नंबर 16। सवाल 16 क्या पूछता है आपसे और क्या ये कह रहा है? सवाल 16 कह रहा है कि संविधान में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को क्या परिभाषित किया गया है, यानी क्या इसकी परिभाषा दी गई है? कौन अनुसूचित होगा, कौन अनुसूचित जाति होगा, कौन जनजाति होगा? क्या ऐसी कोई परिभाषा जो है संविधान में दी गई है? तो जी नहीं, ऐसी कोई भी परिभाषा संविधान में नहीं दी गई है, और ऐसी कोई भी परिभाषा अल्पसंख्यक के लिए भी नहीं दी गई है। कल अल्पसंख्यक वो होंगे, ठीक है। चलिए, आगे आते हैं आपके सवाल नंबर 17 पर। सवाल 17 क्या पूछता है आपसे? सवाल नंबर 17 पूछता है, प्रत्येक राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की सूची कौन तैयार करता है? यानी कौन इसकी सूची जो है कहाँ राज्य में तैयार करता है? किसके ऊपर उत्तरदायित्व है कि इस सूची को जो है तैयार किया जाए? तो वो है आपके राज्यपाल की सलाह से। क्या है? प्रत्येक राज्य के राज्यपाल की सलाह से राष्ट्रपति जो है क्या करता है? सूची को तैयार करवाता है, ठीक है। चलिए, सवाल नंबर 18 पे आते हैं। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है आपका सवाल नंबर 18। और क्या पूछता है आपसे? ये आपसे पूछ रहा है कि राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व न होने की स्थिति में मनोनीत कर सकता था, ठीक है। तो किसमें? लोकसभा में कितने कर सकता था? 2। कितने कर सकता था? 2, ठीक है। चलिए, राष्ट्रपति लोकसभा में, हाँ,
2। चलिए आगे आते हैं सवाल नंबर 19, बड़ा ही मासूम सा सवाल। और ये मासूम सा बुलबुल का बच्चा क्या पूछता हुआ, ये आपसे पूछ रहा है, ये आपसे जानना चाहता है बेचारा। देखिए कभी कभी ये भी चाहता है कि हम भी कुछ जाने, हम भी आपसे कुछ सीखें, लेकिन आप जो हमारा सहयोग नहीं करते। तो ये क्या पूछता है, राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व न होने की दिशा में मनोनीत कर सकता था? तो इसका सही उत्तर है आपका क्या, 1। राज्य में कितना, 1, लोकसभा में कितने, 2। ठीक है। चलिए सवाल नंबर 20, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई, यानी संविधान में अल्पसंख्यक किस आधार पर माने गए हैं? अच्छा ये मैंने आपको डिटेल कराया है अपनी वीडियो में, आप चाहें तो वहां से जाके देख सकते हैं डिटेल में। भैया ने बड़े अच्छे ही, आपके बड़े भाई ने बड़े प्यार से, बड़े अच्छे तरीके से कराया है कि जो है अल्पसंख्यकों के आधार कौन कौन से हैं, किस किस तरीके से हैं। ठीक है, तो आप वहां से इस चीज को जो है समझ सकते हैं बड़े ही अच्छे तरीके से। तो किस आधार पर, कुल जनसंख्या के साथ उस वर्ग की जनसंख्या के अनुपात के आधार पर। ठीक है, किस आधार पर, जनसंख्या के आधार पर। ठीक। चलिए सवाल नंबर 21, पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कौन करता है? किसका, ओबीसी आयोग का। कौन सा, पिछड़ा वर्ग ओबीसी आयोग का गठन कौन करेगा, किसके द्वारा ये कर्तव्य जो है निर्धारित किया जाएगा? तो ये कार्य करते हैं आपके राष्ट्रपति। कौन करते हैं, राष्ट्रपति महोदय जो है ये कार्य करते हैं। ठीक है। चलिए सवाल नंबर 22 पे आते हैं, अब तक कितने पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया जा चुका है, यानी कितने पिछड़ा वर्ग आयोगों का अब तक गठन हो चुका है? तो ये हैं आपके 2। कितने हैं, 2 का जो गठन हो चुका है। चलिए सवाल नंबर 23, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब हुआ था, यानी पहला पिछड़ा वर्ग आयोग का जो गठन है पहले, सबसे पहले जो हुआ था वो कब हुआ था, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो आपको बताना है। बिल्कुल सही है आपका, कब हुआ था, 1953 में हुआ था। कब हुआ था, 1953 में हुआ था। ठीक है। चलिए सवाल नंबर 24 पे आते हैं, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे, यानी पहले पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन बने थे, किसके द्वारा इसकी जो है क्रियान्वयन किया गया था, वो आपको जो है जानना चाहिए, आपको जो है समझना चाहिए। तो कौन है, काका कालेलकर। क्या है, काका कालेलकर, इनके द्वारा ही जो है ये सिफारिश की गई थी कि जो है जातियों को छांटा जाए, क्योंकि पहले जो है ओबीसी वर्ग नहीं था। ठीक है, फिर इनके द्वारा ही काका कालेलकर की सिफारिशों के आधार पर जो है छांटा गया और जातियों को फिर ओबीसी में लाया गया कि इनका उतना शोषण, इनका भी हुआ है लेकिन इनका शोषण उतना नहीं हुआ जितना औरों का हुआ। ठीक है। चलिए सवाल नंबर 25, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 20 सितंबर 1978 को किसकी अध्यक्षता में किया गया था? किसकी अध्यक्षता में किया गया था, ये आपको जो बताना है। ठीक है, किसकी अध्यक्षता में हुआ था, ये आपको जो है मुझे बताना है। बताइए। बिल्कुल सही है आपके, किसके, बीपी मंडल, मंडल आयोग। क्या कहते हैं इसको, मंडल आयोग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। सवाल नंबर 26, मंडल आयोग का संबंध था, यानी मंडल आयोग का किससे संबंध था, मंडल आयोग किससे संबंधित था? ठीक है, तो मंडल आयोग किससे, पिछड़ी जातियों से, इसके द्वारा जो पिछड़ी जातियां छाटी गई थी। ठीक है। चलिए आगे आते हैं सवाल नंबर 27, मंडल आयोग निम्न में से किस विषय की जांच के लिए स्थापित किया गया था, यानी मंडल आयोग किसके लिए स्थापित किया गया था, किस आयोग के लिए जो मंडल आयोग को स्थापित किया गया था, ये आपको बताना है। ठीक है, तो मंडल आयोग किसके लिए था बताइए। अभी तो बताया भाई, पिछड़े वर्ग के लिए, पिछड़े समुदाय के लिए, किसके लिए, पिछड़े समुदाय के लिए। ठीक है। चलिए आगे आते हैं सवाल नंबर 28। सवाल 28 क्या कहता है, मंडल कमीशन ने पिछड़े वर्ग के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण दिया था, यानी ओबीसी को कितना आरक्षण किसके द्वारा, मंडल आयोग के द्वारा दिया गया था, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो आपको बताना है कितना दिया गया था। बिल्कुल सही, 27%। कितना दिया गया था, 27% आरक्षण जो है ओबीसी को दिया गया था। ठीक है। चलिए सवाल नंबर 29, और सवाल 29 बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही अच्छा सवाल है, और ये आपसे पूछ क्या रहा है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई थी, यानी जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो बना था उसकी स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो ये सवाल जो है आपसे पूछा गया, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, 1993 में। कब हुई थी, 1993 में। पहले महिला आयोग आया था, उसके बाद में ये आया था। ठीक है। चलिए सवाल नंबर 30, क्रीमी लेयर संकल्पना का तात्पर्य है, यानी क्रीमी लेयर संकल्पना का तात्पर्य क्या है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो इसका आधार है आर्थिक स्तर के आधार पर वर्गीकरण, यानी जो है अगर आप ओबीसी से हो, किससे हो, अगर आप ओबीसी से हो और आपके पापा जो है गवर्नमेंट जॉब में लग जाते हैं, तो आपका जो आरक्षण है खत्म हो जाएगा, आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, आपका आरक्षण, फिर आप नॉन क्रीमी लेयर में आ जाओगे, यानी जो है आपको जितना जरूरत था उतना आप उठ चुके हो, अब आपको आगे नहीं मिलेगा। ठीक है,
क्रीमी लेयर का ये अर्थ होता है। आपने सुना होगा नॉन क्रीमी लेयर, क्रीमी लेयर यानी जो मलाई मलाई है, आप जो नीचे गुलमुल थे, आप नीचे थे, अब आप ऊपर आ चुके हो, आप भैया जो है क्रीमी लेयर में आ चुके हो। ठीक है, ये था आज का सेशन। यहाँ तक आपके जो है अन्य पिछड़े वर्ग से संबंधित सवाल थे वो हो गए। दीजिए मुझे इजाजत, आपकी मेरी राम राम, जय हिंद, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, बिंदास रहें, एकदम खुश रहें और अपनी तैयारी को ऐसे ही बेहतर करते रहें। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर आपको एक प्यारे से सेशन के साथ। और आपको क्या करना है, आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, कर देना है।